ये रिसेंट क्रैकडाउन मोदी सरकार जो कर रही है, क्या कारण आपको लगता है? इसका मतलब यह है कि यह सरकार चाहती ही नहीं है कि इस देश में एक आजाद पत्रकारिता हो। तो ये तानाशाह सरकार है। तो मान लीजिए पॉलिटिक्स कुंभ में गई, भगदड़ का चश्मदीद दिखा जिसको उसने रिपोर्ट किया, तो अब लोगों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। ये सरकार इस बात को जानती है, इसलिए वो चाहती है कि जो सही रिपोर्ट है हमारे देश की, वो जनता के सामने ना पहुंचने पाए। तो डिफेमेशन का जो डर है वो पत्रकारिता करने कैसे देगी? अगर आपकी नीयत सरकार से सवाल पूछने की थी तो 2014 के बाद एकदम से आप कैसे बदल गए? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो पत्रकारिता का स्वर्ण युग था, तब भी बेईमानियां होती, लेकिन आपके पास ईमानदार बने रहने का विकल्प है। आज ऐसा नहीं है, फर्क ये है प्लेटफॉर्म ही नहीं बचेगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे? नुक्कड़ नाटक करेंगे पत्रकार? भूल जाइए, पत्रकारिता करियर है, पेशा है, पैसा है, नेम फेम है, नहीं है, जेल है। कर पाएंगे तो करिए, नहीं तो घर जाइए। तो मेरे वरिष्ठों ने जो उससे पहले से पत्रकारिता कर रहे थे, जिन्होंने ये तय कर लिया कि हम पत्रकार ना होके चाटुकार हो जाएंगे, उन लोगों ने पत्रकारिता को ज्यादा तबाह किया है, सरकार ने नहीं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये जंग भी है, ये खेल भी है। पत्रकारिता जो है वो क्रांति है, पेशा है, करियर ऑप्शन है, पता नहीं क्या है। बहुत सारे ख्याल जो हैं वो मन में आते हैं और अब तो आएंगे ही, क्योंकि दौर जो है वो पत्रकारिता के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर ये क्रांति है तो मंजिल आपकी जेल हो सकती है, अगर ये पेशा है तो भी मंजिल जेल दिखती है, और पेशा कर देने की कोई छूट जो है वो दिख नहीं रही है। हम कह क्यों रहे हैं, मत कत्ल करो आवाज़ों को, आपने हमारे ही प्लेटफॉर्म पे देखा होगा और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने क्यों किया था? क्योंकि मोदी सरकार जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को आदेश दे रही है कि भाई अनलॉफुल कंटेंट है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको आप डिलीट कर दीजिए। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की दौर में भी, जब गोदी मीडिया जो है लगातार फल फूल रहा है, सवाल पूछने की हिमाकत करते हैं, सरकार की आलोचनाएं कर पाते हैं, लोगों के सवाल जो हैं वो उठा पाते हैं, जो एक बेसिक पत्रकारिता के डेफिनेशन में आता है। ये सब नागवार गुजर रहा है सरकार को। क्यों गुजर रहा है ये तो खैर सरकार जाने, हम लोग चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करेंगे थोड़ा इन डेप्थ, जानेंगे कि विश्व भर में पत्रकारों को क्या सुरक्षाएं हासिल हैं, विश्व भर में जो अलग अलग सरकारें हैं या पूंजीपति हैं, जो पूरा ये नेक्सस है, किस तरीके से वो फ्री वॉइसेस या फ्रीडम एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश करता है। ऐसी चर्चा करते किस शो में है हम? थर्ड आई में। तो थर्ड आई के इस एपिसोड में यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया नीरज। तो सबसे पहला सवाल तो यही, रिसेंट क्रैकडाउन्स जो हैं जिसका एक शिकार पॉलिटिक्स भी है और कई और संस्थान, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे सर, आपने देखा वो पूरा। ये रिसेंट क्रैकडाउन मोदी सरकार जो कर रही है, क्या कारण आपको लगता है? डॉक्टर अंबेडकर ने जो उनका अंतिम भाषण है 26 नवंबर 1949 का, संविधान सभा का अंतिम भाषण, उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा लिखा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो फिर नतीजे बुरे हो सकते हैं, और अगर संविधान थोड़ा ख़राब भी हो लेकिन लागू करने वाले अच्छे हों, यानी उनकी नीयत अच्छी हो, तो फिर वो अच्छे नतीजे देगी। अफसोस की बात यह है कि इस सरकार ने, ऐसा लगता है कि अब लोकतंत्र पर विश्वास पूरी तरह से छोड़ दिया है और वो किसी भी तरह की आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये उसके कमज़ोर होने का भी प्रतीक है, ये उसके डरे होने का भी प्रतीक है, और ये उसके तानाशाह होने का भी प्रतीक है। तमाम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो पत्रकारिता कर रहे थे, क्योंकि गोदी मीडिया पर तो अब बात करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इस देश के जितने भी बड़े संस्थान थे, जो पत्रकारिता के संस्थान थे, दशकों क्या एक एक सदी का जिनका इतिहास था, उन्होंने इस सरकार के सामने समर्पण कर दिया। एक तो विज्ञापन बहुत ज़्यादा, हज़ारों करोड़ ये सरकार दे रही है, और दूसरा भय। अगर आप सरकार के हिसाब से नहीं चलते हैं जो वो चाहती, और ये चाहती क्या है कि मेरी बात छापो, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर सरकार चाहती है कि मेरी बात छापो, मेरा पक्ष छापो, लेकिन जो मेरे खिलाफ है उसे मत छापो, और उसके खिलाफ छापो जो मेरे खिलाफ है। ये एक नई बात है। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि हर सरकार चाहती है कि उसकी बात, उसके तर्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हों, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके लिए एक डिपार्टमेंट है उसके पास, अखबारों में भी छपना चाहिए, टेलीविज़न में भी उनकी बात आनी चाहिए, लेकिन
वो सरकारें जवाब दे भी रही हैं। यही अखबार, यही टेलीविज़न, इनके पत्रकार उन सरकारों से, मनमोहन सिंह जिन्हें मौन मोहन सिंह कहा जाता था, उन्होंने भी न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, लेकिन 12 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और अब तो हालत ये हो गई कि छोड़िए आप जर्नलिस्टिक जो प्लेटफॉर्म है, कार्टूनिस्ट, आपके यहाँ के ही राकेश रंजन जी ट्विटर पे अपना कार्टून कर रहे थे, उनका डाउन कर दिया गया जी। राजीव निगम जो शुद्ध एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और व्यंग का, कॉमेडी का एक ये हमारे देश में क्या दुनिया में इतिहास है कि वो जो शाहे वक्त होते हैं उनके साथ थोड़ा इस तरह से बात करते हैं कि बात आ जाए जो जनता के मन में चल रहा है, जो विदूषकों की परंपरा रही, जो संस्कृत नाटक में प्राचीन भारत में जो विदूषक थे वो हंसते हंसते तमाम ऐसी बात कह देते थे जिसमें उस समय की जो की व्यवस्था या राजतंत्र था या राजा था उसमें अपना आईना देखता था वो। ये सरकार वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एक भगत राम बड़े मशहूर हैं जो मिमिक्री करते हैं, उनको भी। तो ये हो क्या रहा है, ये कौन सा देश है? तो मुझे तो लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से अब एक तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुकी है और चाहती है कि इसके खिलाफ बोलने वाला या इसकी आलोचना करने वाला कोई भी मंच ना रहे, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये सब कानूनी ढंग से हो रहा है। मतलब जैसे भारत को गुलाम भी कानून बनाकर हुआ था ना, कि भारत में जब ब्रिटिश राज आया, 1857 की क्रांति जब असफल हो गई तो कंपनी शासन हट गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को अपना एक उपनिवेश सीधे, यानी यहाँ की प्रजा रानी की प्रजा हो गई, इसके लिए कानून बना। तो कानून से ही गुलामी आई थी इस देश में। तो इन्होंने भी कानून के जरिए ही पत्रकारिता और पत्रकारों के हाथ बांध दिए, पत्रकारिता का कत्ल कर दिया है। जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में जो 1921 का है, लेकिन उसमें जो संशोधन हुए और हालिया जो संशोधन है मार्च 2026 का, उसमें तो यह है कि 3 घंटे के अंदर, पहले 36 घंटा था आईटी एक्ट 2021 का, आप 1921 बोल गए। हाँ सॉरी, 2021 का, जिसमें 26 मार्च में जो वो हुआ, 3 घंटे के अंदर जितने भी ये संस्थान हैं, मेटा है, फेसबुक है, ट्विटर है या एक्स या यूट्यूब, इन्हें सामग्री हटानी पड़ेगी, वो या उन प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। वो कानूनन बाध्य है। ये सरकार ने कानून बना दिया है। अब वो ये कहते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, जो संप्रभुता के साथ, हाँ, वो उन पर हम करते, लेकिन उन पर तो कर नहीं रहे हैं। भगत राम पर, राजीव निगम पर या राकेश रंजन पर या पॉलिटिक्स पर या दूसरे और भी जो तमाम चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स थे उन पे जो कार्रवाई हो रही है, किसने तय किया कि वो देश विरोधी बात कर रहे हैं? एक चीज़ बताइए आप ये बोलते हुए कि मान लीजिए पॉलिटिक्स कुंभ में गई, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, कुंभ में उसे अव्यवस्थाएं दिखी, भगदड़ का चश्मदीद दिखा जिसको उसने रिपोर्ट किया, या बिहार इलेक्शन में पॉलिटिक्स जाती है, उसे स्टोरी दिखती है कि भाई 1 रुपए की लीज पे अडानी को ज़मीन दी गई। आप जब ये बातें करते हैं या आप ट्रेन्स की खबरें करते हैं कि भाई सीट नहीं है और बहुत सारे लोग हैं, तत्काल में टिकट बुक नहीं हो पा रहा है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों के मन में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, तो खतरा तो है ही ना आप समाज के लिए। नहीं, कौन सी सरकार? सरकार पहली बात तो राजा नहीं है, सरकार कानून से ऊपर नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि लोकतंत्र का और पत्रकारिता का रिश्ता क्या है। पहली बात, लोकतंत्र कैसे आया? आप जानते हैं कि इंग्लैंड में पहले मैग्ना कार्टा जो 1215 में, जिसमें यह हुआ कि राजा अपने आप सब कुछ नहीं करेगा, उसे उस समय के जो तमाम सामंत थे उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी, निरंकुशता नहीं रहेगी। उसके बाद 1688 में वहाँ पर एक गौरवशाली क्रांति हुई जिसमें यह तय हुआ कि संसद ही सर्वोच्च होगा और संसद ही कानून बनाएगी, संसद ही टैक्स लागू करेगी। और इसके पहले 1643 में वहाँ पर एक लाइसेंस ऑर्डर जारी हुआ था। उसमें कहा गया था कुछ भी छपने के पहले, हमें याद रखना चाहिए कि 15वीं शताब्दी के अंत में प्रिंटिंग प्रेस आ गया था और बहुत से पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। तो उसमें कहा गया था कुछ भी छपने से पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसे कहा गया था लाइसेंस ऑर्डर। ये एक तरह से कानून था। इसके खिलाफ जॉन मिल्टन
इंग्लिश के बहुत बड़े कवि, यानी शेक्सपियर के बाद सबसे बड़े वो कवि माने जाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखी है। उन्होंने एक पर्चा लिखा, बड़ा मशहूर पर्चा था, उसको कहते हैं एरियोपैजिटिका, जो एरियोपैगस एथेंस में एक वो है पहाड़ी है, वहाँ पर कभी अदालतें लगा करती थी उसके उसमें। तो उनका कहना ये था कि जो अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग है उसका भी अधिकार है कि वो छपे। उन्होंने ये बहुत मतलब मजबूती से ये बात उठाई कि आप पहले ये नहीं कह सकते क्या छपेगा। उनका कहना था कि सबसे बड़ा अधिकार ये होना चाहिए कि हमें ये अधिकार हो कि हमें सूचनाएं प्राप्त हों, हम उस पर तर्क कर सकें और उस पर हम नतीजे निकाल सकें। ये सबसे बड़ा नागरिक अधिकार, नतीजे निकाल सकें। हाँ, कंक्लूजन मतलब अगर जनता के पास सूचना जाएगी तभी तो वो निकालेगी। और 1787 में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि एक सज्जन है जिनका नाम है एडमंड बर्ग, जो बहुत बड़े एक संविधानविद कह लो। उन्होंने संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि 3 जो स्टेट हैं, यानी क्लर्जी और जो हमारा नोबल्स यानी सामंत, पादरी और जनता, एक 4th स्टेट भी है जो गैलरीज में बैठी हुई है, यानी गैलरी में पत्रकार बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा है क्योंकि सब पर अंकुश रखता। हालांकि बाद में ये भी कहा गया शायद वो उन पर व्यंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो सबसे बड़े और कुछ भी सनसनीखेज छाप देते। तो बहरहाल इसको आगे चल के 4th स्टेट को एक बड़े पॉजिटिव ढंग से माना गया। मतलब ये शुरुआत से ही 4th स्टेट का कॉन्सेप्ट 4th स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र में एक बाहर है और वो सब पर नजर रख रहा है, जो लोगों को सच्ची सूचनाएं दे रहा है ताकि लोग ये फैसला कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी राज्य व्यवस्था सही चल रही है या नहीं। ये 1787 की बात है। माफ करिएगा, 1787। और ये 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है। वहां पर बिल ऑफ राइट्स जो इंग्लैंड का था उससे वो आज़ादी प्राप्त करते हैं। और जो प्रथम संशोधन वो लाए 1791 में, फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने कानून में ये लिखा कि संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाए या फ्री प्रेस पर प्रतिबंध लगाए। ध्यान रखिए, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, अमेरिका में यह कानून है। इसीलिए व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर लोग ट्रंप की या जो भी राष्ट्रपति उसके खिलाफ खूब बोल सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उन्हें फर्स्ट अमेंडमेंट की सुरक्षा हासिल है। उसी तरह वहां के जो अखबार हैं, ऐसा नहीं कि सारे अखबार विरोध करते हैं, लेकिन जो करना चाहे वो कुछ भी लिख सकता है। जाहिर उसके पास प्रमाण होने चाहिए, नहीं तो फिर अदालत में मानहानि का मुकदमा उसमें चलेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उसे यह अधिकार है, इस अधिकार से किसी वंचित नहीं किया जा सकता। थॉमस जेफरसन जो तीसरे राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने ही लिखा था, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है उन्होंने ही लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास 2 विकल्प हो, अखबार बिना सरकार या सरकार बिना अखबार, तो हम अखबार को चुनेंगे, यानी सरकार रहे न रहे, अखबार हमें चाहिए। स्टेट जरूरी नहीं है, हाँ, अखबार जरूरी ये है। थॉमस जेफरसन ने कहा। और जॉर्ज ऑरवेल के नाम पर एक बहुत 1984 के जो लेखक है, हालांकि बहुत लोग कहना है कि शायद ये उनका कथन नहीं, लेकिन उन्हीं के नाम से बड़ा उद्धृत होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्नलिज्म इज प्रिंटिंग व्हाट समवन एल्स डज नॉट वांट प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिकली। तो यानी हर चीज प्रचार है, जिसको छापने से रोका जाए वही पत्रकारिता है। और इसलिए पत्रकारों को ये विशेष दर्जा हासिल है और इसीलिए सरकारों की नजर में वो खटकते भी हैं। तो अब जब पत्रकार अपना धर्म बड़े पैमाने पर तो नहीं निभा रहे हैं क्योंकि डर गए हैं या लालच में आ गए हैं, जाहिर है पत्रकार नहीं मालिकान, लेकिन जो छोटा सा तबका जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए एक रास्ता मिल गया कि यार हम अपनी बात फेसबुक पे डाल दें, ऑल्टरनेटिव स्पेस, हाँ ऑल्टरनेटिव स्पेस, उस ऑल्टरनेटिव स्पेस को दबाने के लिए सरकार ने कानून बना दिया है। अच्छा, ये जो मेटा हो या एक्स हो या यूट्यूब हो, ये कोई भारत के सुधार के लिए तो है नहीं कि भारत का लोकतंत्र, इन्होंने थोड़ी झंडा बरदारी करनी है कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी, बिल्कुल, ये तो धंधा करने आए हैं। भारत में 1 अरब
कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्शंस हैं तो वो इतना बड़ा बाजार दुनिया में कहीं नहीं है। और वो यहाँ सूचना के प्रवाह के लिए नहीं आए, सूचना के मुक्त प्रवाह के लिए, बल्कि वो बाजार के मुक्त प्रवाह के लिए आए हैं कि कोई भी उत्पाद आपके सोचते ही आपके मोबाइल में दिखने लगे। ये उनका असली मकसद है ना, इसी से वो कमा रहे हैं, यही उनको सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो वो सरकार से क्यों लड़ेंगे? वो तो लड़ेंगे नहीं, जाहिर है वो बड़ी बिग कॉरपोरेट हाउसेज हैं, तो वो सरकार से नहीं लड़ेंगे। सरकार से कौन लड़ सकता है? जनता लड़ सकता है। और इसीलिए जो विपक्ष है, विपक्ष के परिसर में सिर्फ विपक्षी दल नहीं होते, संवैधानिक संस्थाएं और पत्रकारिता यानी फोर्थ स्टेट इसीलिए है कि आपको ये अधिकार है कि आप अंकुश रखिए, सरकार से सवाल करिए। जो भी सरकार बोल रही है, अगर वो बोल रही है कि गैस की किल्लत नहीं है और अगर पूरे स्टेशंस भरे हुए हैं लोग कि खाना के बिना लोग वापस जा रहे हैं शहर छोड़कर, तो फिर ये आप बता रहे हैं ना, सूचना का मुक्त प्रवाह क्यों जरूरी है? ये वैसे ही जरूरी है जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एक रिपोर्ट लेके जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि अच्छा आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, आपका फला है, जो या आपकी शुगर लेवल कहाँ है, उस आधार पे आपको वो दवा देता है। इसी तरह लोकतंत्र का स्वास्थ्य बना रहे, बेहतर रहे, इसके लिए समय समय पर उसकी जांच करके ये रिपोर्ट जनता के सामने पेश होनी चाहिए ताकि वो सरकार के बारे में फैसला कर सके कि इस सरकार को कौन सी दवाई देनी है, इस सरकार को दवा किस तरह की देनी है, मीठी देनी है, कड़वी देनी है। अब ये सरकार इस बात को जानती है, इसलिए वो चाहती है कि जो सही रिपोर्ट है हमारे देश की, लोकतंत्र की, वो जनता के सामने ना पहुंचने पाए। आप बता रहे हैं साहब महंगाई बढ़ गई, आप बता रहे हैं बेरोजगारी है, आप बता रहे हैं स्कूल में टीचर नहीं है, आप बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, तो ये रिपोर्ट जनता के बीच जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि सारा पत्रकारिता या पत्रकार जो समूह हैं बड़े बड़े, वो ये साबित करने में जुटे हैं कि मोदी जी जैसा न भूतो न भविष्यति कोई हुआ ही नहीं है, ये ईश्वर के अवतार हैं और ऐसा तो स्वर्णयुग आया ही नहीं है। सवालों से परे हैं, सवालों से परे हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, यानी आप एक सहमति निर्माण कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक विचार, एक पार्टी के प्रति, आप पत्रकारिता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपने सर पिछले 2 सवालों में जो बातें बोली उनको जोड़ के 2 सवाल मेरे निकलते हैं। एक तो जो आपने जॉर्ज ऑरवेल का कथन बोला कि पत्रकारिता वो छापना है जो कोई और चाहता ना हो कि वो छपे, मतलब पत्रकारिता जहाँ दिक्कत होगी वहाँ छापेगी वाली चीज़ है। एक निष्कर्ष से ये निकलता है कि भाई डिफेमेटरी तो ये पूरी प्रक्रिया ही हो गई, मतलब पूरी पत्रकारिता जो है वो किसी ना किसी के लिए डिफेमेटरी तो होगी, मतलब उसके मान सम्मान को क्षति पहुंचेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा डिफेमेशन हो सकता है अगर आप एविडेंशियल काम ना करते हो, तो डिफेमेशन का जो डर है वो पत्रकारिता करने कैसे देगी, क्योंकि पत्रकारिता इटसेल्फ डिफेमेटरी ही लग रही है मुझे तो। नहीं, आप अगर चोर को चोर छाप दे प्रमाण से तो ये डिफेमेशन थोड़ी हुआ, लेकिन तो चोर के लिए तो डिफेमेशन है नहीं ना? उसके लिए सजा होगी ना। अब चोर कैसे कह सकता है कि अरे हमको चोर कहा? अगर प्रमाण है तब तो वो जेल जाएगा ना। भाई पत्रकारों को सुरक्षा हासिल होनी चाहिए और है भी, लेकिन सच के साथ रहने पे। आप झूठ छापेंगे तो आपको कोई सुरक्षा नहीं है, यानी तब फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो मानहानि के मुकदमे हैं उनको सिविल प्रकृति का होना चाहिए, उनको आपराधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए ना कि भाई अडानी मानहानि करते हैं, 1 साल के लिए रवि नायर जो हैं वो अंदर हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि ये आपराधिक, ये गलत है। किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो गई तो उसको माफी मांगे, वो है ना। वो आप एक आम पत्रकार है, वो कहाँ से पैसा देगा, क्या देगा। लेकिन असली चीज है नियत की। क्या सरकार ऐसे कानून बना रही है, सुरक्षा देना चाहती है, उल्टा कर रही है? दिक्कत है कि हमारी सरकार जो है, या सरकार के पीछे जो विचारधारा है आरएसएस की, वो एक आदेश पालक समाज चाहती है। यानी जहां पर कहा जाए सावधान तो सावधान, विश्राम तो विश्राम। आप सोचिए नहीं, वहां पे विचारक नहीं होते, वहां प्रचारक होते हैं। विचारक एक व्यक्ति होता है। अगर जो सरसंघ चालक है उसने जो कहा वही अंतिम आदेश है, बाकी लोग प्रचार करो उसका, विचार न करो। जबकि लोकतंत्र यह कहता है कि हर आदमी विचार करके फैसला करे, यानी हर आदमी चेतनशील है। अगर वो वोट देने जा रहा है तो वो फैसला करे कि किस आधार पर उसने सरकार को चुना था, क्या उसको मिला है, वो उस पर फैसला करे। ये नहीं कि वो भगवान है इसलिए वोट दे दो। वो इसलिए वोट दो कि हमारी जिंदगी में जो तब्दीली लाने का उन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो नारा हुआ, तो क्या इतने वर्षों में वो नारा सही साबित हुआ?
और अगर नहीं हुआ तो उसको सोचना चाहिए कि वो क्या करे, इस सरकार को बदले या ना बदले, जो भी है, लेकिन उसके सामने सूचना तो सही पहुंचनी चाहिए। अगर यही कह दिया जाए कि महंगाई है ही नहीं है, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, और जो 500 का सिलेंडर आज ऑफिशियली 1100 का बिक रहा है वो कोई बात ही नहीं है, तो फिर समस्या है। इसका मतलब आप लोगों को सच्चाई से दूर रख रहे हैं, या उसको कोई आप अलग कोई ऐसा नशा आप दे रहे हैं जिससे वो सच्चाई से दूर हो रहा है। बात ये है, इसलिए ये लोकतंत्र के लिए घातक है। अंततः इस लोकतंत्र के लिए जैसे गलत रिपोर्ट पे गलत इलाज होता है, वैसे ही अगर गलत सूचना प्रवाह होगा, सही सूचना नहीं मिलेगी, तो फिर लोकतंत्र भी बीमार हो जाएगा। तो सूचना का प्रवाह ठीक हो, इसका ओनस जो है सरकार के ऊपर आपको लगता है, जनता के ऊपर लगता है, या पत्रकारों के ऊपर लगता है? ओनस किसके ऊपर है? देखिए, ओनस पहली बात तो पत्रकार पर है, यानी पत्रकारिता के संस्थान पर। इतिहास में ये नहीं लिखा जाएगा कि सरकार ने क्या किया, इतिहास में लिखा जाएगा कि संपादकों ने क्या किया, मालिकों ने क्या किया, पत्रकारों ने क्या किया। ज़्यादातर लिखे जाएंगे कि वो बिक गए, वो डर गए। कुछ लोगों के लिए लिखा जाएगा कि वो लड़े और जेल गए, यानी ओनस पत्रकारों पर है। उसी के साथ ये लिखा जाएगा कि सरकार कैसी थी। एक तानाशाह सरकार होती है तभी तो पत्रकारों को जेल में डाल जाना पड़ेगा। मुझे याद है 2014 के पहले 2-3 साल लगातार इस देश के पत्रकारों ने लगभग क्रांति कर दी थी। मतलब रामलीला मैदान में जो अन्ना आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको घर घर पहुंचाने में ऐसा माहौल देश में बना दिया गया कि बस इस सरकार से तो बुरी कोई सरकार ही नहीं। हालांकि अभी मुकदमे के जो फैसले आ रहे हैं वो जज यहाँ तक कह रहे हैं कि जैसे 2G मामले में उसने कहा कि एक इतना भी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन उस समय अगर आया, CAG ने कहा, तो लोगों ने छापा और हम सब ने माना कि हाँ ठीक है, ये पत्रकारों का धर्म है। उस समय की सरकार ने किसी का लाइसेंस नहीं रद्द किया, किसी को धमकी नहीं दी, किसी को जेल नहीं भेजा, ना पत्रकारों के खिलाफ कोई माहौल बनाया, कुछ नहीं किया। सिर्फ यही कहते रहे कि भाई हम पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, हमें भी आप दिखाइए या हमारी बात भी कहिए, जो उनका अधिकार था। लेकिन नहीं हुआ। 24 घंटे टेलीविज़न चैनल्स ये दिखाते रहे कि मनमोहन सरकार बहुत भ्रष्ट है, और दूसरी तरफ मोदी जी आ रहे हैं, उसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई। आज ये पता चलता है कि सब कुछ मिला हुआ था। मतलब मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, उस वक्त आप बहुत सक्रिय थे, टीवी पत्रकारिता आप कर रहे थे, है ना? और जब भी पत्रकारिता की बात होती है तो उस दौर की याद दिलाई जाती है कि उन 2-3 सालों में देखो पत्रकार ने क्या कुछ नहीं बोला, सरकार से कौन से सवाल नहीं पूछे, और फ्री प्रेस के एक अप्रतिम उदाहरण के तौर पर उस दौर को दिखाया जाता है। मेरे मन में एक सवाल है सर, मैंने उसके काफ़ी बाद पत्रकारिता शुरू की है, उस दौर के बाद अच्छा लगता है कि एक ऐसा दौर था जब सरकार से आप सवाल पूछ सकते थे। लेकिन अगर आपकी नीयत सरकार से सवाल पूछने की थी, तो 2014 के बाद एकदम से आप कैसे बदल गए? आपकी रीढ़ कैसे झुक गई? तो क्या ये डाउट क्रिएट नहीं होता है मन में? और मेरे तो हो रहा है, इसलिए आप इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए एज एन एक्टिव जर्नलिस्ट उस दौर के, कि क्यों ना माना जाए कि सरकार से वो सवाल पूछना जो था वो भी किसी गोदी का ही काम था? बिल्कुल, वो गोदी आरएसएस की थी, वो इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की थी, जिन्होंने तय कर लिया था कि मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। अनिल अंबानी ने बाकायदा वहाँ पर गुजरात में एक समिट हुई थी, वहाँ पर इस बात को कहा था कि अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो पूंजीपतियों की, शायद जो गुजरात में मोदी जी कराते थे पूंजीपतियों की समिट बहुत बड़ी, उसमें ये बात कही थी। तो आज हमें ये पता चलता है, लेकिन उस समय तो हम इसे पत्रकारिता इसलिए मान रहे थे कि यही परंपरा थी। यानी ऐसा नहीं कि उस समय अचानक करने लगे। कॉम्प्रोमाइज कौन हुआ था? जर्नलिस्ट हुआ था या मालिकान हुए थे? क्या था? पहली बात तो मालिकान अगर हुए भी थे तो उसकी जरूरत इसलिए नहीं थी कि पत्रकारों को ये लगा कि हमारा तो काम ही है सरकार सवाल पूछना, और ये हम पहले भी करते आए हैं, तो उन्हें फर्क नहीं लगा। यानी मैं अखबार में भी रहा हूँ, टेलीविजन में भी रहा हूँ। अखबार में हमें बाईलाइन तब मिलती थी जब हम सरकार के खिलाफ कोई बड़ी स्टोरी करते थे या किसी अफसर के खिलाफ करते थे। ये मतलब आप समझिए, मैं तो 97 से मैंने पत्रकारिता शुरू की और वहां से लेकर 2014 तक की यही सच्चाई तो थी। बीजेपी सरकार के समय में भी था। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय यूपी में राजनाथ सिंह थे, रामप्रकाश गुप्ता थे, कल्याण सिंह थे, सबके समय ये सच्चाई थी, क्योंकि ये माना जाता था कि भाई ये तो पत्रकारों का काम है। हमें सरकार के खिलाफ कोई खबर मिली और हमने छापी तो हमें पहले पेज पे बाईलाइन मिलती थी।
उस समय भी मालिकान यही लोग थे, बड़े बड़े सेठ ही थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे होता ना कि डॉक्टर है तो उसका काम इलाज करना है, सुई लगाना है, उसका काम ही है, तो उस पर कैसे रोक लग सकती है। हमने और ये माना जाता था कि इमरजेंसी जब लगी थी तो यही एक बड़ा अपराध हुआ था, है ना। तो वो एक विशेष 2 साल जो इमरजेंसी के थे वो माना जाता था कि लोकतंत्र का एक काला धब्बा है, काला अध्याय है, इसलिए भी कि पत्रकारिता उस समय उस पर प्रतिबंध लगा था ऑफिशियली। लेकिन बाकी आज़ादी के पहले से आप देखिए तो लोगों की तकलीफ को सामने लाना, सरकार को प्रश्नांकित करना, ये एक परंपरा रही है। और सारे हमारे बड़े बड़े नेता जो रहे हैं वो पत्रकार रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। गांधी जी 6 अखबार निकालते थे, भगत लिखते थे अखबारों में। इंडियन ओपिनियन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में निकाला, भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक और एक और उससे जुड़ा हुआ 6 और 4-4 भाषाओं में। इंडियन ओपिनियन तो तमिल में भी निकलता था, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में तो निकलता ही था। डॉक्टर अंबेडकर, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और एक प्रबुद्ध भारत, ये सारी मतलब लोगों के सवालों पर को सामने लाना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना, यह हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की एक पूरी परंपरा रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेरा ख्याल है 1913 में प्रताप शुरू हुआ और बाद में 1920 में वो दैनिक बन गया था, है ना। प्रताप एक बहुत जबरदस्त अखबार था, किसानों की, अवध के किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा वही सामने लाता था और उसकी रिपोर्ट पर कई बार जेल गए थे विद्यार्थी। भगत सिंह वहां काम करते थे। तो आज़ादी के पहले से ही एक परंपरा चली आ रही थी कि पत्रकारों का काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और इसीलिए भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी कानूनी रूप से दी गई और पत्रकारों को यह माना गया कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की तरह यहाँ फर्स्ट अमेंडमेंट अलग से नहीं लिखा गया कि सुरक्षा अलग से, अलग से नहीं कि भाई आप कोई कानून नहीं बना सकते। यहाँ पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आपकी बात से अगर दंगा भड़कने लगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो आपकी बात रोकी जा सकती है, लेकिन यूं कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते या आप बता नहीं सकते कि कहां क्या हो रहा है, यह संभव नहीं। लेकिन आप जब अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसमें और जरा सी बात जो जिससे शायद आप क्लियर होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो पत्रकारिता का स्वर्ण युग था, तब भी बेईमानियां होती थी, लेकिन आपके पास ईमानदार बने रहने का विकल्प था। बहुत लोग उस समय भी दलाली करते थे, बेईमानी करते थे, किसी नेता या मंत्री के साथ नत्थी रहते थे, उनके हितों का प्रोटेक्शन करते थे, लेकिन एक ऐसा पत्रकार भी अपनी नौकरी बजा सकता था और सुरक्षित रह सकता था जो ऐसा ना करे। आज ऐसा नहीं है, फर्क ये है। There was a choice. वो चॉइस थी उस समय भी बहुत से मालिकान भी बिकते थे, पत्रकार भी बिकते थे, लेकिन जो नहीं बिकता था वो नहीं बिकता था। उसको ये आज़ादी थी कि आप बिना बिके भी, बल्कि ज़्यादा सम्मानित वही लोग होते थे जो नहीं बिकते थे, उन्हीं का ज़्यादा सम्मान होता था। जो बिक जाते थे वो उनके बारे में लोग जानते थे कि ये बिके हुए हैं, और सरकारें हमेशा चाहती हैं कि उनकी आलोचना कम हो, लेकिन उसके लिए आप क्या करते हैं? आप ज़्यादा अपनी बात कहिए, आप और तथ्य दीजिए कि नहीं देखिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप ये कर दें कि लोग बोल ही ना पाए। अच्छा, दूसरा, जब टेलीविज़न आया तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें कहनी पड़ेगी। जो 8-10 साल गुजरे और टीआरपी की रेस में जो इस देश में अवैज्ञानिकता का विस्फोट हुआ, और हमारे तमाम अच्छे अच्छे पत्रकार, संपादक रहे टेलीविजन में, उन्होंने भूत प्रेत, सांप सीढ़ी जो इस देश में खिलाई है, उसने इस देश में जो एक वैज्ञानिक चेतना थी उसको कुंठित किया है, उस पर प्रहार किया है। यह एक बहुत बड़ा अपराध किया, क्योंकि वहां होड़ लग गई और टीआरपी का संबंध पैसे से था, विज्ञापन से था कि जो आगे जाएगा उसको विज्ञापन ज्यादा मिलेंगे। तो खबर दिखाने की जगह लोगों के अंदर, जिसको कहते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता पैदा करने की जगह, उन्हें सही सूचना देने की जगह, लोग खेल तमाशे में जुट गए। तो 8-10 साल जो टेलीविजन पत्रकारिता हुई खास तौर पर, उसने इस देश के साथ बहुत नुकसान किया। और जो देश का ऑर्थोडॉक्स आइडिया था, हाँ, सर, वो जहाँ पे सवाल पूछने की आज़ादी है नहीं। हाँ, भाई आप अपने परिवारों में अपने माता पिता से सवाल नहीं पूछते हैं, वो आदेश देते हैं, आप मान लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छे बेटे हैं, नहीं है तो आप खराब बेटे हैं। ये हमारे देश का ऑर्थोडॉक्स आइडिया है।
और अवैज्ञानिकता का प्रसार जब हमारे संविधान में लिखा गया तो यही था कि उस ऑर्थोडॉक्स आइडिया से हम कैसे भी निकलें, रैशनैलिटी बढ़े। तो टीवी पत्रकारिता के जिन 8-10 सालों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने हमको उस ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में, कंजर्वेटिव सिस्टम में वापस ढकेला। और बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि समाज में ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि कोई बाबा मान लीजिए कोई अंड बंड बात कर रहा है, लेकिन वो इतनी अंड बंड है कि खूब वायरल हो रही है, तो टीआरपी मिल रही है, तो ऐसे लोगों को टेलीविजन में जगह मिलने लगी जो लोग बहुत दंगाई मिजाज की बात करें या अवैज्ञानिक बात करें या धार्मिक उस तरह की बात करते हैं। ऐसे लोगों की जगह मिलने लगी ताकि हम दूसरों से ज्यादा देखे जाएं। अब जैसे तमाशा होता है तो तमाशा में तो जो करतब दिखा रहा है उसी की ओर लोग ज्यादा देखेंगे। किसी मेले में तो कोई तमाशा दिखा रहा है तो लोग उसकी ओर देखेंगे। तो पत्रकारिता को टेलीविजन ने, जो एक विजुअल मीडियम का दबाव था, उसने क्या किया कि इन सारे लोगों ने उसके सामने साष्टांग कर दिया। जो बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े संस्थान हैं, बजाय इसके कि उससे लड़ते, उन्होंने साष्टांग कर दिया। एक दो लोग थे जो नहीं करते थे, जैसे आप उदाहरण लें एनडीटीवी का। एनडीटीवी ने नहीं किया, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके साथ क्या हुआ, इस सरकार ने क्या किया बाद में? शुरू में तो उसने उस दौर में नहीं किया था, तो उसकी टीआरपी सबसे कम रहती थी। लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी आए तो सारे ये जितने लोग पत्रकारिता कर रहे थे, जो करना चाह रहे थे, और जो कॉरपोरेट मीडिया ने, उन सबको या तो बाहर कर दिया या सब फिर साष्टांग हो गए, वो करने लगे जो वो चाहते थे। लेकिन एनडीटीवी नहीं झुका। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उन पर इतने आरोप लगाए गए, आर्थिक मामलों के भ्रष्टाचार, फला भ्रष्टाचार, कि अंत में उन्होंने अडानी को वो बेचा। अडानी को ही क्यों बेचा, ये भी सोच लीजिए। टेक ओवर पूरा हुआ, अडानी को और पूरा टेक ओवर कर लिया, और उनके मालिकों पर, यानी डॉक्टर राय, प्रणव राय पर जो मुकदमे चले, अब सीबीआई कह रहे कि नहीं वो सब फर्जी थे, उसमें कुछ नहीं था। यानी आपने, एक आदमी ने पूरा जीवन लगा के एक पत्रकारिता संस्थान बनाया, आदर्श पत्रकारिता की, वो इस सांप सीढ़ी के भूत प्रेत के होड़ में नहीं पड़ा, और आपने उसको छीन लिया क्योंकि वो आपके सामने साष्टांग नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि ये सरकार चाहती ही नहीं है कि इस देश में कोई पत्रकारिता, एक आजाद पत्रकारिता हो। तो ये तानाशाह सरकार है, इसके बारे में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए अब पत्रकारिता करना, आपने पहले पूछा था ना पत्रकारिता क्या है अपने इंट्रो में, तो अब पत्रकारिता ना पेशा है ना कुछ और है, ये युद्ध है। वो युद्ध अगर आप करें, यानी इस देश में लोकतंत्र को बचाने का जो युद्ध है, पत्रकारिता अगर है तो वो उसका हिस्सा है, नहीं तो कुछ नहीं है। अब आप ये भूल जाइए कि कोई उस तरह से पत्रकारिता कर सकता है जैसे 2014 के पहले करता था। यानी अगर वो चाहता तो सही पत्रकारिता कर सकता था। अब वो आपका प्लेटफॉर्म ही उड़ा दे रहे हैं, आपके पेज डाउन कर दिया, फेसबुक पेज डाउन कर दिया, यूट्यूब बंद कर देंगे, एक्स में आपको बैन कर देंगे, तो आप कहाँ पत्रकारिता करेंगे? मीडियम चाहिए ना। आप अखबार छाप के लोगों के घर पहुंचाने का जो सिस्टम है, जिसमें करोड़ों का खेल है, वो तो कोई कर नहीं सकता आसानी से। तो देश के कुछ चुनिंदा बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वही कर सकते हैं, जो उद्योगपति हैं वही कर सकते हैं। और उन उद्योगपतियों का सीधा सरकार के साथ ये है कि अगर मेरे साथ नहीं हो तो मेरे दुश्मन हो। वो चंदा भी विपक्ष को दे दे तो सरकार के निशाने पर आ जाएंगी, ऐसी व्यवस्था हो गई। तो इस देश में आज़ादी और लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ हासिल किया गया था, उस सब पर इस समय खतरा मंडरा नहीं रहा है। वो गाज गिर पड़ी है। ये कोई नहीं कि कल होगा। वो किसी खुशफहमी में लोग ना रहें कि कुछ बचा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप पर आपको सही सूचना दी ही नहीं जाएगी। अब इस समय जबकि भारत की विदेश नीति की स्थिति यह है कि हम इतिहास के सबसे शर्मनाक दौर में हैं, जब अमेरिका का राष्ट्रपति तय कर रहा है कि हम तेल किससे खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, जो ये कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री को कि हम जब चाहें इसका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकते हैं। उस दौर में इस देश का मीडिया बता रहा है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। कहाँ चुने गए, किनके बीच चुने गए, इसकी कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यह बताया जाएगा कि भारत का डंका बज रहा है। आपका हाल यह है कि आप मतलब कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। आपकी बात, नॉन अलाइंग मूवमेंट के दौर में तो आप नेता थे ना, ताकत आपके पास नहीं थी, लेकिन आप
दुनिया भर के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो आपके साथ खड़े थे। हाँ, नेहरू जी कह पाते थे ना, वी विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूल। बिल्कुल। और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान मध्यस्थता की बात कर रहा है, आपके बारे में चर्चा ही नहीं है। जयशंकर जी बोले ना, दलाल राष्ट्र नहीं है। अच्छा, तो आप जब करते थे तो वो रशिया दलाल यूक्रेन और वाले और समय। और ये तो सदस्य है ना G20 का, ये ब्रिक्स का ईरान, हाँ, और आप उसके नेता हैं। आप उस पर बोल नहीं रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष की हत्या हो गई, आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है। तो इस दौर में मीडिया बता रहा है कि इससे तो अच्छा दौर कभी आया ही नहीं था। आप कर लीजिए ये पत्रकारिता। राम युग आ गया। अच्छा, चलिए, आपने दो तीन चीज़ें बोली, तीनों एडजेक्टिव्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ। आपने कहा कि ये जो सरकार है इसकी प्रवृत्ति तानाशाही है। इस सरकार के दौर में पत्रकारिता नहीं की जा सकती है, बहुत मुश्किल है, मतलब युद्ध है। लेकिन इसी सरकार के दौर में ऑल्टरनेटिव स्पेस पूरा उठकर खड़ा भी तो हुआ। उस इमरजेंस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कहाँ खड़ा हुआ? उसी पे तो चोट है, तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि लोग झुक गए, सवाल है कि जो नहीं झुके और जिनको टेक्नोलॉजी ने एक उपलब्ध कराया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम तो स्थिति यह है कि इस बात का रोना भी नहीं रोते कि अखबार बिक गए, टेलीविजन चैनल बिक गए, वो तो बात पुरानी हो गई। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो लोग इसके बावजूद पत्रकारिता करना चाहते थे और टेक्नोलॉजी के कारण सोशल मीडिया को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उस पर हमला कर दिया गया है। तो ये मोदी जी की इच्छा से ये सब नहीं बने थे, फेसबुक और ट्विटर और ये सारे। ये तो भाई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। एक दौर में ये सब आ गए, ये सारे मंच बन गए। वो किसी भारत के लिए और मोदी जी के कारण तो नहीं बने। दुनिया में जो वैज्ञानिक विकास है, तकनीकी विकास है, उसके कारण बने। अब तो एआई भी आ गया है ना। तो उसका एक फायदा ये हुआ कि हमारे पास ऐसे मंच, हमें सस्ते मंच एक तरह से कहिए कि अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम उस पर जर्नलिज्म कर सकते हैं, है ना। वीडियो हमें मिल गया, हम अपनी बात उस पर रिकॉर्ड करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट की वजह से ये हमें सुविधा प्राप्त हुई, इंटरनेट सस्ता हुआ, ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन इसकी वजह मोदी जी नहीं है, ये पूरी दुनिया में हुआ ना। ये तो एक संचार क्रांति है ना। इस संचार क्रांति का नतीजा है कि अब कल कोई कहे कि राजीव गांधी ने संचार क्रांति की नींव रखी इसलिए उनकी वजह से हुआ। एक दौर में टेक्नोलॉजी आती है, जो पूरा प्रचार प्रसार हुआ और समसामयिक पूरे सारे देशों में हुआ। उसमें कोई सरकार उसमें आगे बढ़ के ज्यादा, जैसे राजीव गांधी का ये जरूर है कि उन्होंने शुरुआत जल्दी कर दी थी कंप्यूटराइजेशन का, जिसका भारत को बड़ा फायदा मिला। खासतौर पर जब आईटी रिवॉल्यूशन हुआ तो इस देश के लोग पूरी दुनिया भर में गए और जो उनको नौकरियां मिली, वो एक कहानी है। वो इसलिए कि उस समय का विपक्ष बैलगाड़ी पर संसद को घेरता था कि कंप्यूटर सबकी नौकरी खा जाएगा, लेकिन समय पर वो काम हुआ था, वो बड़ा अच्छा काम हुआ था। लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म सबके हाथ में मिले, तो दुनिया में जिस तरह एक तरह से संचार क्रांति हुई और ये जो टेलीकॉम सेक्टर में जो रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से हमारे हाथ में मोबाइल आए, मोबाइल फिर पहले तो सिर्फ बात हम कर रहे थे, फिर वीडियो भी आ गया, फिर वो 4G और 5G कनेक्शंस भी आ गए। आज हम ख़ासतौर पर कोविड के दौर में हमने देखा कि हमने टेलीविज़न को एक परिचर्चा का मंच बना दिया, मतलब छोटे से मोबाइल को स्ट्रीम यार्ड से या तमाम जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है। तो इसका फ़ायदा उठाकर इस बुरे दौर में भी पत्रकारिता करने का साहस जो लोग कर रहे थे, उनसे उनके एक तरह से हाथ काट दिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, मतलब सरकार जब आई, सरकार ने दबाने की कोशिश की, गोदी मीडिया के गर्दन पे उसने हाथ रखे कि भाई देखो, आवाज़ नहीं निकालोगे तो हमारे पक्ष में निकालो। कुछ लोगों में ये साहस था कि भाई हम नहीं निकालेंगे, तुम्हारे सुर में आवाज़, सुर नहीं मिलाएंगे। और संचार क्रांति की वजह से उनको प्लेटफॉर्म्स मिल गए, चाहे मेटा हो, चाहे ट्विटर हो, और बाकी कई सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिन पर वो लिखने लगा था। अब सरकार ने देखा कि यार ये स्पेस तो इन लोगों ने नया क्रिएट कर लिया। अब इस स्पेस के दमन पे भी सरकार उतर रही है। फेसबुक पेजेस का ब्लॉक होना, यूट्यूब चैनल्स का ब्लॉक होना, ये दिखाता है। अब तो फिलहाल कोई संचार क्रांति आई नहीं है। साहस हो सकता है कुछ लोगों में, जैसे पॉलिटिक्स में तो है कि भाई कर दिया बंद तो करते रहो, हम लोग तो बात करेंगे और लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, प्लेटफॉर्म ही नहीं बचेगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे? नुक्कड़ नाटक करेंगे पत्रकार? बचता क्या है पत्रकार के नहीं पास? करेंगे। फिर आपको, मैंने पहले ही कहा ना कि आपको इस सरकार के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। नुक्कड़ नाटक नहीं करेंगे, पर्चा छापेंगे। अगर आपको सचमुच पत्रकारिता करनी है, भूल जाइए पत्रकारिता करियर है, पेशा है, पैसा है, नेम फेम है, नहीं है, जेल है।
कर पाएंगे तो करिए, नहीं तो घर जाइए। सीधी सी बात है। आप सूचना लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक सरकार ऐसी आ गई जो कह रही नहीं पहुंचाने देंगे, तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप सरकार की बात मान लीजिए, या फिर आप जो जोखिम है वो उठाने को तैयार रहिए। जब ये प्लेटफॉर्म भी छिन जाएंगे और आपको पत्रकारिता करनी होगी तो आप कोई और तरीका अख्तियार करेंगे, जो भी तरीका होगा। हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के भेजें, या नेट तो बंद नहीं होगा तो आप नेट के और भी तमाम उनका उपयोग करेंगे। तो एक राजनीतिक लड़ाई भी है इस व्यवस्था को, या उस व्यवस्था को जिसको लोकतंत्र कहते हैं उसको बचाने की एक लड़ाई है। उस लड़ाई में पत्रकार भी अपनी आहुति देगा, उसे देना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जेल चले जा रहे हैं, 5-5 साल उनका जमानत नहीं होती है, तो पत्रकार के कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? आप भी जाएंगे अंदर, और गए ही हैं। हाथरस में वो केरल के पत्रकार गए थे, बेचारा 2 साल तक जेल में रहा। रवि नायर फिलहाल डिफेमेशन के मामले में जिनको अंदर किया गया, सिद्दीक कप्पन जी, रवि नायर, ये लोग जो किसी देश के लिए गौरव का विषय हो सकते हैं, जो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप उनको जेल भेज दे रहे हैं। तो फिर जाएंगे, सब लोग जाएंगे। ये सरकार नहीं चाहती कि आप पत्रकारिता करें। पत्रकारिता के नाम पर आप सिर्फ वाह वाह कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे ये आप पर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा करके जब आप ज़्यादा दमन पे उतारू हैं तो फिर प्रतिक्रिया भी होती है, जनता भी प्रतिक्रिया करेगी, जनता भी आवाज़ उठाएगी। और पत्रकारिता जो है, जो 4th स्टेट है, वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने खंभे को मजबूत करने के लिए कुछ और उपाय सोचेगा, करना पड़ेगा उसे। लोकतंत्र जो है इसको बनाए रखने की, बहाल रखने की जिम्मेदारी किसी एक वर्ग विशेष की है नहीं। वर्ग विशेष मतलब किसी ग्रुप विशेष की नहीं है कि केवल वे राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र बचाए रखो, या केवल जनता की जिम्मेदारी है, केवल पत्रकारों की जिम्मेदारी है। तो क्या आपको लगता है वो दौर आ गया जब पत्रकार ये ना कहें कि भाई हम पॉलिटिकल आदमी नहीं, हम तो जर्नलिस्ट हैं? नहीं, एवरी जर्नलिस्ट इज अ पॉलिटिकल पर्सन। नहीं, एवरी जर्नलिस्ट इज अ सिटीजन, और सिटीजन राइट्स में उसे निष्पक्ष होना, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आप जनपक्ष रहेंगे हमेशा। आप क्या, संविधान पे अगर हमला हो तो आप कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, हम मतलब हमसे मतलब नहीं, हम बस इतना बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है। अगर संविधान पे हमला हो रहा है तो जिस संविधान ने पत्रकारों को पत्रकारिता करने की आज़ादी देने की बात कही है, उसकी रक्षा भी तो उसका दायित्व है। इसलिए जो लोग निष्पक्ष कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, वो एक खतरनाक बात कहते हैं। निष्पक्षता एक भ्रम है, तथ्यात्मक होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट होना जरूरी है। आप मोदी जी के खिलाफ भी या किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई बात रखते हैं तो उसमें फैक्चुअल होना जरूरी है। और जब आप फैक्चुअल रहेंगे तो आप हमेशा जनपक्ष या लोकतंत्र के पक्ष में या भारत के पक्ष में रहेंगे, क्योंकि भारत का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो अगर आप सच के साथ हैं, सच बता रहे हैं, तो फिर आप पूरा पक्षधर हैं और होना पड़ेगा। तो निष्पक्षता इज अ मिथ, न्यूट्रलिटी इज अ मिथ, और ये आज के दौर में या शुरू से ऐसा होना चाहिए? हमेशा जब भी आप निष्पक्षता का मतलब क्या हुआ कि हमसे मतलब नहीं, हम बीच में खड़े हैं, हम बता रहे हैं कि सरकार ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, सरकार ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा। तो ये तो टाइपिस्ट है ना, जर्नलिस्ट थोड़ी है। अगर एक व्यक्ति कह रहा हो बारिश हो रही है, दूसरा कह रहा नहीं हो रही तो है, बाहर निकल के देखो भैया हो रही है कि नहीं, और हो रही है तो लिखो हो रही है, और ये अगला झूठ बोल रहा है। ये नहीं कि इन्होंने कहा बारिश हो रही, इन्होंने कहा नहीं हो रही, हमने दोनों को छाप दिया। ये पत्रकारिता नहीं है। लेकिन जो कह रहा है और जो झूठ बोल रहा है, अगर वो सरकार है या अगर बहुत बड़ा पूंजीपति है, तो डिफेमेशन के लिए समय और पैसा दोनों अपनी जेब में रखें। इसलिए पत्रकारिता हमेशा जनपक्ष होती है, वो निष्पक्ष नहीं होती है, हमेशा जनपक्ष है। तो इसमें तो जनता के ऊपर भी होना है ना भाई, बचा लो पत्रकारिता। नहीं तो आप क्या पत्रकारों को जनता से अलग कैसे मान रहे हैं? आप भी जनता के हिस्से हैं, जनता के एक वो हिस्से हैं जिसने खास जिम्मेदारी उठाई हुई है। आप भी जनता ही है ना। तो अगर सिटीजन राइट यानी आम व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर नहीं होगी तो आपको भी पत्रकारिता की आज़ादी नहीं होगी। ठीक बात है। यानी अब आम लोगों को मिली हुई अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको अतिरिक्त कोई अतिरिक्त तो सुरक्षा कुछ नहीं हासिल है। मतलब भैया कुछ अलग नहीं है। हाँ, आप जो हैं वही हम हैं।
जो खतरे हम पे आपको दिख रहे हैं, दरअसल वो खतरे आपके ऊपर आ चुके हैं, बस आप महसूस नहीं कर रहे हैं या महसूस करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक कह रहा हूं ना बिल्कुल मैं? बिल्कुल। आप पत्रकार जो है वो जनता का ही हिस्सा है, जनता ही है, पत्रकार भी सिटीजन है, और सिटीजन राइट है उसका कि वो सच बोले, लोगों को सूचना दे। पर यह सरकार सूचना के मुक्त प्रवाह को रोकना चाहती है। जब हम सूचना कह रहे हैं तो जाहिर है जो सही सूचनाएं हैं। जी। वैसे तो नफरत का जो प्रवाह है, मुक्त प्रवाह, नफरत का मुक्त प्रवाह, उस पर तो सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही। किसी ऐसे व्यक्ति का बैन नहीं आपने देखा होगा जो रात दिन सिर्फ इस देश में दंगा कराते हैं या उसके फिराक में रहते हैं। आप उनकी भाषा देखिए, आप उनका तरीका देखिए, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स के पर्दों को आप देख लीजिए, उसमें कोई रोक नहीं है, उनके फेसबुक पेजेस पे कोई रोक नहीं है। सरकार सिर्फ सच्चाई सामने लाने से रोकना चाहती है। वो एक छद्म वातावरण जिसमें झूठ चारों तरफ फैला है, उसको सच बना के पेश करना चाहती है। जो लोग इस गुब्बारे में सुई घुपोना चाहते हैं, उन पर वो तलवार चला रही है, बस ये है। अब सारी चीजों को लिटरली नहीं लेना है, ये बात मैं इसलिए क्लैरिफाई अरे कर भाई, रहा हूं, जब क्योंकि बहुत सारा इंटरप्रिटेशन जो है गड़बड़ आ जाएगा। गालियां वालियां तो खैर जब मिलती तोप रहेंगी। मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अब सचमुच थोड़ी तोप के सामने अखबार आप लगा देंगे, इतना भी कुछ अभिधा और व्यंजना का फर्क होता है भाई, ऐसा अभिधा व्यंजना का फर्क संसद में तो लोग मानते नहीं, यहाँ क्या मानेंगे। एक सांसद हैं कश्मीर से, उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बात बोली। बहरहाल सर, एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ, और मैंने पहले ही कहा था शो की शुरुआत में कि ये एक बच्चे का टीचर से बातचीत है जो मन में आएगा, है ना। मेरा एक डाउट हमेशा रहता है, और डाउट क्या, मुझे तो यकीन है, आप उस यकीन को तोड़िए। सरकार का तानाशाही रवैया जो है उसने पत्रकारिता के ढांचे को ख़त्म कर दिया, या पत्रकारिता नहीं करने दे रही है, वो गुंजाइश नहीं छोड़ी। एक बात आती है, इसी सरकार के दौर में एक थर्ड फ्रंट मतलब टेक्निकली गलत लग सकता है, एक ऑल्टरनेटिव स्पेस जो है उठकर खड़ा हुआ। जब उठकर खड़ा हो गया तो अब उसको भी दबाने की कोशिश कर रही है। मतलब जब वो मेन स्ट्रीम को दबा रही थी, ऑल्टरनेटिव स्पेस खड़ा हुआ, ऑल्टरनेटिव स्पेस को दबा रही है, तब भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम तो पत्रकारिता करते रहेंगे। सो इट वाज ऑलवेज अ मैटर ऑफ चॉइस, आपको करनी है या नहीं करनी है सरकार। और मैं 2015 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है, 2017 से मैं पत्रकारिता में आता हूँ, मतलब संस्थान में जब मैं कार्यरत हूँ। तो मेरे वरिष्ठों ने, जो उससे पहले से पत्रकारिता कर रहे थे, जिन्होंने यह तय कर लिया कि हम पत्रकार ना होके चाटुकार हो जाएंगे, गोदी मीडिया बन जाएंगे, उन लोगों ने पत्रकारिता को ज़्यादा तबाह किया है, सरकार ने नहीं किया है। मतलब मेरा ये यकीन नहीं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन देखिए हर आदमी सर कटाने के लिए तैयार नहीं होता ना। सामान्य स्थिति में अगर कोई नौकरी कर रहा है और उसे पता है कि भाई पत्रकारिता कैसे करनी है, उसने पढ़ा है, उसने सारा कुछ ठोक बजा के, फिर अचानक एक सरकार आती है, वो कहती है नहीं, ऐसा माहौल बनाती है कि उनका संपादक ही कहता है कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ मत लिखना। अब दो रास्ते हैं, या तो वो बाहर जाए या वो मान ले। तो ज़्यादातर लोग ऐसे, मतलब हर आदमी को आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो जो है एकदम क्रांति का झंडा उठा लेगा और अपने बच्चों को, परिवार को भूखे मरने के लिए छोड़ देगा, है ना। तो बड़ी तादाद में चूंकि आम आदमी हैं, भाई आए थे पत्रकारिता करने, क्रांति करने थोड़ी आए थे। एक पेशा था, वो पेशा ये है कि भाई हमको सूचनाएं देनी है, उसको हमने सीखा, पढ़ा, उसकी तकनीक को जाना, उस कौशल को साधा। लेकिन हमसे कहा जा रहा है ये नहीं करना है, तो ठीक है नहीं करेंगे। तो 80-90% लोग झुक गए। तो आप ही तो कह रहे हैं ना, पत्रकारिता पेशा मात्र तो है नहीं, खास लोग हैं ना पत्रकार। नहीं, वो जो जब सामान्य स्थिति है तो वो पेशा भी है ना। आपको प्रमोशंस मिलते हैं। मैंने एक शुरू किया था एक ट्रेनी की तरह एक अखबार में, फिर मुझे प्रमोशंस मिले, अखबार से टेलीविज़न में गया, फिर मैं एसोसिएट एडिटर हो गया एक बड़े चैनल का। तो एक पेशा, एक करियर भी था। लेकिन मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसको ना करने दिया जाएगा। हम अपना काम कर रहे थे ना, और वो हमने सीखा, वो हमने किया, उसमें हमने दक्षता दिखाई, हम आगे बढ़े। तो एक करियर भी होता है सामान्य स्थिति में। अगर लोकतंत्र है, सब कुछ ठीक है, तो वो करियर भी है। लेकिन जब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो वो लोकतंत्र से जुड़े हुए जो मसले हैं, जो खंभे हैं, वो सब कमजोर पड़ेंगे। तो ज्यादातर लोग भयभीत हो गए। लेकिन तमाम लोग जो नहीं हुए, वो आज भी पत्रकारिता सड़क पे निकल के कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, आप जानते हैं जी। मुझे तो 2015 में ही निकाल दिया गया था, है ना। मेरे सामने भी ये था कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। हमने कहा नहीं, हमें बर्खास्त करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा है।
तो 10-12 साल की बेरोजगारी अपना झेली गई, लेकिन ठीक है। तो ये मेरा चुनाव था। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, ये चुनाव हमारा है ना। लेकिन हर आदमी, आपको क्या लगता है जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हर आदमी वंदे मातरम गा के सड़क पे जान देने निकला था? जो आज के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं आरएसएस के लोग, ये सन 47 तक एक बार भी वंदे मातरम कहते हुए सड़क पे नहीं निकले। हिम्मत ही नहीं पड़ी, बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत एक छोटा सेक्शन था जो समर्थन करना घर बैठ के अलग चीज है, लेकिन जाके लाठी के सामने खड़े हो जाना ये सबके वश की बात नहीं है। और इसीलिए गांधी जी बहुत अहम हैं हमारे लिए कि उन्होंने इस देश के एक हिस्से को, बड़े हिस्से को सड़क पे खड़ा कर दिया जो डर नहीं रहा था। लेकिन सारे लोग भगत सिंह के साथ नहीं गए। भगत सिंह की जो पूरी यात्रा या उनके एचएसआरए की यात्रा है, तो आप देख लीजिए, बमुश्किल पूरा जोड़ लेंगे तो 100 नौजवान भी नहीं रहे होंगे। मुश्किल होता है ना, इन कसौटियों पर खड़ा होना मुश्किल होता है। जो लोग कीमत देने के लिए तैयार होते हैं वही आगे आते हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस समय फेसबुक और यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं, सारे ही लोग, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो पुण्य प्रसून हो, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, सारे लोग जो एक ज़माने में टेलीविज़न में बड़े बड़े लोग थे जो इसमें नहीं गए, वो बाहर ही तो पत्रकारिता कर रहे हैं। अब कल उनसे ये भी छीन लिया जाएगा तो फिर क्या करेगी जनता? जनता को पता होना चाहिए कि वो क्या खो रही है ना। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको देश की रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि सच्चाई क्या है तो आप फैसला नहीं कर पाएंगे। सही बात है, बीमारी का अंदाजा ही नहीं लगेगा। तो लोकतंत्र शरण होगा, भारत एक देश के रूप में कमजोर होगा, क्योंकि आपको तो लगेगा सब बहुत अच्छा है, मोदी जी सब संभाल रहे हैं, वॉर रुकवा देते हैं, जब चाहते हैं वो जहाज अपने आ जाते हैं। तो ये झूठ जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जो अवैज्ञानिकता इस देश में बढ़ रही है, कैसे आप आगे जाएंगे? नहीं जा सकते। ठीक बात। तो ये लड़ाई जो है किसी राजनीतिक पार्टी विशेष की नहीं है। ये लड़ाई जो है ये केवल पत्रकारों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है लोकतंत्र की लड़ाई है। और लोकतंत्र के जितने भी बेनिफिशियरी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति बेनिफिशियरी है। सो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की है जो लोकतंत्र की हिमायत में खड़ा हो, जिसे लोकतंत्र में आस्था हो। तो भाई ये लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी अपने अपने मोर्चे से। हम अपने तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करिए, पर लड़ना तो सबको पड़ेगा। और जो उंगलियां हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो बचे रहें। सरकार भी अगर चाहती है लोकतांत्रिक मूल्य बचे रहे तो सरकार भी शामिल हो इस लड़ाई में। फ्री वॉइस, फ्री प्रेस के बिना लोकतंत्र जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है ये हमको बता दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आपके सपोर्ट का भी। सुपर थैंक्स करके एक ऑप्शन होता है, वो भी देखिएगा, एक्सप्लोर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बातचीत करने के लिए।